Guys, this is Riya Ranjan and today I'm going to teach you chapter first of geography which is resource and development. ठीक है, तो स्टार्ट करें एंड स्टार्ट करने से पहले कमेंट में ये बताइएगा कि अभी तक आपने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने 2 चैप्टर्स की वीडियो डाल दी है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स एंड सेकेंड चैप्टर मैंने डाल दिया है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट। तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड ये चैप्टर कक्षा 10वीं की है। यहाँ पर इमोजी देखिए, इमोजीज लाइक तो यहाँ पर देखिए कि रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी मैंने आर लिखा है ना, कैपिटल आर क्या इंडिकेट कर रहा है? रिसोर्स। मैंने पूरा नहीं लिखा है बिकॉज यू नो कि मैं साइंस वगैरह यूज़ करती हूँ, चिन्ह वगैरह यूज़ करती हूँ। आपको भी चिन्ह साइंस ही यूज़ करने हैं। तो रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? तो रिसोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनीथिंग इन एनवायरमेंट विच कैन सेटिस्फाई आर नीड। इस पूरे पर्यावरण में जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत पूरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर, मैं इस मार्कर को मैंने हाथ में क्यों लिया? मैं इसका क्या काम कर रही हूँ? मैं इसका काम ये कर रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके पास जो फ़ोन है क्या वो आपकी ज़रूरत पूरा कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है, बहुत सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और कुछ अदर चीज़ें लाइक बुक, क्या बुक आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है? तो हाँ, जितनी भी बुक्स है वो आपकी ज़रूरत पूरी करिए। आपको पढ़ाई करनी है एंड पढ़ाई से ज़रूरत है वो बुक्स पूरी करिए। कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत पूरी करे, कोई भी चीज़, चाहे वो ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, चाहे वो आपका रबर बैंड हो, चाहे वो वाइटनर हो, इरेजर हो, पेंसिल हो, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई योर नीड, आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, उससे आप रिसोर्स कहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का तो आप इतना लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन लेट सपोज 2 मार्क्स का आ गया तो 2 मार्क्स का आ गया तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए। उसमें जो फर्स्ट पैरा है ना, वहीं पर ये लाइन लिखी है कि जो रिसोर्स है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी हमारे पास जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है वो उसके ज़रिए हम उस रिसोर्स को निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, यूज़ में ला सके। टेक्नोलॉजी मीन्स जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं, तो वो रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि हमारी मशीन्स वहाँ तक पहुँच सके, ईजिली निकाल सके। बिकॉज देखिए, अगर मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, ह्यूमन निकाल सकते हैं, मशीन्स निकाल सकते हैं। अगर मशीन भी उसे नहीं निकाल सकती तो कौन निकालेगा? भगवान तो आके निकालेंगे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। यानी इतना महंगा नहीं होना चाहिए। लेट इतने पैसे हमारे देश में है ही नहीं जितना उस रिसोर्स को निकालने में लग रहा है, जितना उस रिसोर्स को बनाने में लग रहा है। सपोज़ करिए ये वैसे मार्कर तो इतना महंगा होगा तो नहीं और ना ही है, इतना कॉस्टली है भी नहीं। लेकिन सपोज़ करिए बहुत 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 महंगा है, इसको बनाने में हद से ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे जो भारत में है ही नहीं। तो भारत कैसे इसे बनाएगा? तो ये क्या है, इकोनॉमिकली पैसों के मामले में फिजिबल होना चाहिए। यानी इकोनॉमिकली हम इसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसोर्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ये कल्चरली एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी सोसाइटी भी माने कि हाँ वो रिसोर्स है। सोसाइटी अगर मानेगी ही नहीं कि रिसोर्स है ही नहीं तो काहे का रिसोर्स? अगर मैं कह दूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं क्या पूरी दुनिया ये कह दे कि मुझे ये मार्कर नहीं चाहिए, हमें मार्कर नहीं चाहिए, तो कौन इसे यूज़ में लेगा? हालांकि हमें चाहिए, लेकिन एक कंडीशन सोच लीजिए कि जो सोसाइटी है कल्चरली एक्सेसिबल, यानी जो सोसाइटी है वो उसे क्या कह रही है? निग्लेक्ट कर रही है। तो कल्चरली भी एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी सोसाइटी भी उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर समराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स होता क्या है? रिसोर्स वो चीज़ होती है जो इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है, टेक्नोलॉजिकली क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, फिर उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल हो। एंड यहाँ पर सॉरी मैंने कल्चरली एक्सेसिबल बोला, एक्सेप्टेबल होना चाहिए था यहाँ पर। यानी जो सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करे, हम भी एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मार्कर हम यूज़ करेंगे। तो 3 टर्म्स, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी भी वहाँ तक पहुँच सके, इकोनॉमिकली फिजिबल यानी पैसे भी हो हमारे पास, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाते हैं, ऑब्वियसली ये मार्कर ऐसे जादू से तो नहीं आया होगा ना, इसको बनाया गया होगा, बनाने में बहुत सारे प्रोसेस लगे होंगे। तो बना किसने बनाया होगा? भगवान आए और भगवान ने बना दिया, ऐसा तो नहीं ना। हम ही ने तो बनाया, हम ही इन द सेंस कि ह्यूमन नहीं तो बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, आपने भी शायद नहीं बनाया होगा, लेकिन इंसानों ने ही तो बनाया होगा। तो रिसोर्स बनाने, जब हम रिसोर्स बनाते हैं कोई भी चीज़, पहले लेट पेंसिल लेते हैं। पेंसिल कहाँ से बनता है? पेड़ से बनता है। तो पहले एक पेड़ है, ठीक है।
अब हम पेड़ को ऐसे पेंसिल के ज़रिए तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हाँ उससे ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है, छाया वगैरह मिल रही है, पॉल्यूशन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर मैं पेंसिल के पर्सपेक्टिव से देखूँ तब तो हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो पेड़ अभी पेंसिल बना नहीं है, हमारा रिसोर्स बना नहीं। पेड़ को पेंसिल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व रहते हैं, ह्यूमंस ही तो वो काम करते हैं। तो जो हम रिसोर्स को कन्वर्ट करते हैं वो कुछ ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचर, पेड़ कहाँ है, नेचर में, तो नेचर इन्वॉल्व रहता है जब हम रिसोर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी लगती है, ऑब्वियसली इतने सारे अगर पेंसिल्स बनाने होंगे तो हम ह्यूमंस तो नहीं बनाएंगे ना, वहाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी मशीन्स वगैरह लगेंगे। फिर उसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशन यानी पूरा एक हम प्रोसीजर बनाएंगे, बहुत सारा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जो ग्रुप है लोगों का उससे हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर 3 चीज़ें ज़रूरी होती है जब हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, यहाँ पर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर कोई स्माइली नहीं बनाई है। अब यहाँ पर देखिए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन यानी हम, एंड रिसोर्स आपको पता है कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत पूरी कर सके बस उसे रिसोर्स कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये ऐड कर दीजिएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, यानी हम अगर पूछा जाए कि हम एज अ रिसोर्स क्यों माने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम पहली बात क्या कर रहे हैं, उस पेड़ को पेंसिल में किसने कन्वर्ट किया, हम ही ने तो कन्वर्ट किया, ह्यूमंस ने ही तो कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। फिर उस पेंसिल को कौन यूज़ करेगा, एलियंस नहीं, हम ही तो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन रिसोर्स का यूज़ भी हम करते हैं, रिसोर्स को बना भी हम रहे हैं, रिसोर्स का यूज़ भी हम कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वर्क हम ही कर रहे हैं, तो हमें भी रिसोर्स कहा जाता है। तो दैट इज समथिंग नोन एज ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन एज अ रिसोर्स। फाइन, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया व्हाट इज रिसोर्स, फिर रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। ये आपकी पिक्चर भी गिवन होगी बुक में, ओपन करिए, ओपन होगी, आई होप, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। फिर आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स, यानी अगर हम रिसोर्स का सही से यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बचपन में काम किया होगा कि पेंसिल को ना बहुत बार शार्प किया होगा, है ना, शार्पनर की मदद से। तो क्या होता है जब आप फालतू में शार्प करने लगते हैं तो पेंसिल कब इतनी होती है और कब इतनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। यानी पेंसिल तो एक रिसोर्स थी, आपकी नीड में आ रही थी, लेकिन आपने जब उसका अच्छे से यूज़ नहीं किया, आपने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, यानी आपने ओवर यूज़ किया। आप जानते थे कि पेंसिल अभी और चल सकती है, लेकिन फिर भी आपने इसे बहुत शार्प किया, तो क्या हुआ, रिसोर्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगा ना, रिसोर्स धीरे धीरे कम होने लगा। तो वैसे ही जब हम सही से यूज़ नहीं करते, हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जितना यूज़ हो सकता है उससे भी ज़्यादा करने लगते हैं। जैसे आप पेंसिल का मैंने बताया ना, जो आपने बचपन में किया होगा, मैंने भी किया है। तो हम क्या करते हैं, जब रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करने लगते हैं, तो क्या होता है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, ये कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हम रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं तो रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है ना, वो ख़त्म होने लगता है, वो रिड्यूस होने लगता है, वो डिप्लीशन, रिसोर्स का डिप्लीशन होने लगता है, कम होने लगता है। जो पेंसिल वाला मैंने आपको बताया था, वैसे पेंसिल भी तो कम होने लगी थी। तो सेकंड पॉइंट, सोसाइटी का डिवीज़न हो जाता है रिच एंड पुअर में। यानी कुछ लोग, आपने ये देखा होगा कि कुछ लोगों के पास तो बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, वो वाला डायलॉग है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सोसाइटी का डिवीज़न रिच एंड पुअर में हो जाता है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत पैसा रहता है, बहुत रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए वो तरसते हैं खाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना मिलता है एंड वो खा के छोड़ देते हैं, वो अनाज खा के छोड़ देते हैं, उनके लिए अनाज ज़्यादा मायने नहीं रखता, और कुछ उसी छोड़े हुए अनाज के लिए तरसते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं तो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है रिच एंड पुअर में। थर्ड पॉइंट, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कहीं ना कहीं अगर आप पेंसिल किससे बनी, पेड़ से, पेड़ किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है, नेचर का, पर्यावरण का, वातावरण का। तो आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या नेचर आपको छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं नेचर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, यानी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी पूरे विश्व में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नेचर हमें रिजल्ट दे रहा है। अभी ये फैक्ट है कि अब गर्मी में ना जितनी गर्मी लगनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी लगती है।
आप अभी चैप्टर पढ़ेंगे, अगर आपने हिंदी का कोर्स भी ले रखा हो तो आप उसमें पढ़ेंगे अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो उस चैप्टर में ये बता रखा है ना कि अब हम नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया है जिसके कारण अब नेचर भी तंग हो गया और हमें भी खिलवाड़ के बदले हमारी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। कभी भी अब तूफान आ सकता है, सैलाब आ सकता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, बेवक्त बरसात होने लगी है आजकल। तो फिर क्या होने लगा है कि अब नेचर भी अपना खेल दिखाने लगा है। तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी पूरे विश्व में क्या आने लगी, क्राइसिस आने लगी है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये चैप्टर है आपका आर इन्वॉल्वेंट साइंस में लास्ट वन चैप्टर। तो ओजोन लेयर के बारे में तो आप जानते हैं, ओजोन लेयर वो जो कि सन की यूवी रेस से हमें बचा रहा है। तो ओजोन लेयर की भी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिप्लेशन होती जा रही है। ओजोन लेयर भी उसकी जो परत है वो रिड्यूस होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स के कारण क्या होता है, तो पहले तो आप पेंसिल वाली बात याद रखिएगा। तो रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, सोसाइटी डिवाइड हो रही है रिच एंड पुअर में। इसमें थोड़ा और एड ऑन कर सकते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है तो कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एटसेट्रा। अब आ जाते हैं स्माइली। स्माइली यानी दिस वन क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। तो जो रिसोर्स है ना उसका डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, डेवलपमेंट यानी किसी भी चीज़ का बेटर होना, डेवलपमेंट चैप्टर में मैंने बताया था। तो रिसोर्स उसका डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, या फिर हमें रिसोर्स को प्लान करके क्यों यूज़ करना है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो कुछ मत करेगा, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा बना के लिख दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स कम हो रहे हैं, तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो जो रिसोर्स कम हो रहा है हम उसे बचा सकेंगे। तो कंजर्व करने के लिए, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट रिसोर्स प्लानिंग चाहिए या फिर रिसोर्स के डेवलपमेंट चाहिए। सेकंड कि क्या हो रहा है, मैंने सेकंड बताया था कि सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड हो रही है, तो उस चीज़ को खत्म करने के लिए, यानी लोगों के बीच में इक्वल डिवीजन हो रिसोर्स का, ना किसी के पास ज़्यादा रहे ना किसी के पास कम रहे। एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पर बताया था कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, तो आप इसका लिख सकते हैं कि हमें क्यों चाहिए रिसोर्स की डेवलपमेंट या रिसोर्स की प्लानिंग, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सके, हम ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को उससे अपने वर्ल्ड को प्रिजर्व कर सके, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो या लैंड पॉल्यूशन हो। तो अगर आपने ये 3 पॉइंट्स लर्न कर लिए हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपने ऑलरेडी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन कर रखा है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बिकॉज हो सकता है कि ये वीडियो आपकी फर्स्ट वन हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, अपनी कंडीशंस को बेटर तो बना रहे हैं, लेकिन इस वातावरण के साथ हम खेल नहीं रहे, एनवायरनमेंट के साथ हम खेल नहीं रहे। हम एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको आपके पूर्वज ने क्या दी, ज़मीन दी। अब ज़मीन दी आपके पूर्वज ने, तो वहाँ उस ज़मीन पे ना फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, उपजाऊता बहुत अच्छी थी, आप अच्छी खासे फसल उगा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, आप बहुत लालची हो गए, इतने लालची कि आपने इसमें इतनी खाद डाल दी, इतनी खाद डाल दी कि 1 या 2-3 साल में उसकी फर्टिलिटी बहुत कम हो गई, वो ज़मीन बंजर हो गई। यानी आप इतने लालची हो गए कि ज़मीन क्या था, एक फीचर, एक पार्ट था किसका, एनवायरनमेंट का। तो आपने एनवायरनमेंट के साथ तो खिलवाड़ किया ना, तो इसमें आपकी डेवलपमेंट तो हुई, बहुत सारी फसल तो आई, लेकिन आपने इसमें एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया। एंड दैट इज़ वाई ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एकदम अपोजिट होता है कि आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं बट डैमेज नहीं कर रहे एनवायरनमेंट को। सेकेंडली कि आपके पूर्वज ने आपको दी, आपकी जो वो ज़मीन होगी वो आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास जाएगी। अब जब आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन उस ज़मीन को यूज़ करने जाएगी तो दे विल बी लाइक, ये क्या, ज़मीन तो बंजर है, तो हम इसमें यूज़ क्या करें, हम इसमें उगाए क्या। तो आपने क्या किया, आप इतने सेल्फिश हो गए कि आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी नहीं सोचा, आपने उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर डाला कि भाई हम यूज़ करेंगे, हम अपना देखेंगे, तुम अपना देखो। तो आप इतने सेल्फिश हो गए, जबकि आपके पूर्वज ने क्या किया था, उन्होंने भी यूज़ किया था, लेकिन आपके लिए उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊता बचा के रखी थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका एकदम अपोजिट होता है, ना ही आप एनवायरनमेंट के साथ खेलते हैं और ना ही आप अपनी फ्यूचर जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं। तो दैट वाज व्हाट दैट इज व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, कि इन्वायरमेंट को आप डैमेज भी नहीं कर रहे, डेवलपमेंट हो रही है बट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, एज वेल एज यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। आप फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं।
देन आ जाते हैं नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इसमें ना बड़ा सा स्माइल बना लीजिए इस पूरे टॉपिक में ही। इस टॉपिक में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में आया था। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा स्माइल, दांत भी बना देती हूँ। हाँ जी, तो ये जो टॉपिक है ना, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था। समिट क्या होता है? समिट यानी कभी कभार होता है ना कि हमारी मम्मियाँ वगैरह बैठक बना के बैठ जाती हैं गली वगैरह में, 3-4 आंटियाँ साथ में कुर्सी पर, तो दैट इज़ समथिंग कॉल्ड समिट। यानी आपने ग्रुप बना लिया, क्लास में भी कभी आप ग्रुप बना के बात करते होंगे, बैक बेंचर स्पेशली। तो समिट मीन्स क्या हो रहा है कि ग्रुप बन रहा है। तो ग्रुप बना कहाँ बना? रियो दी जैनेरो में बना अर्थ समिट का। ठीक है, कि अर्थ के बारे में, कुछ अर्थ के बेनिफिट्स के लिए हम बात करेंगे। कब बना? 1992 में। तो बेसिकली इसका पूरा नेम क्या है? रियो दी जैनेरो अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 एंड UNCED। ये वाला टॉपिक निकालिए। इस टॉपिक के नीचे आपको गिवन होगा 1 मिनट, एजेंडा 21। हाँ जी, तो जो एजेंडा 21 है ना, एजेंडा 21 में आपको ये गिवन है, UNCED इसकी फुल फॉर्म भी गिवन है। UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कोऑपरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वेट, लेट मी ओपन द बुक। कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कॉन्फ्रेंस कॉल व्हाट्सएप पे है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों पर ही बात करने के लिए ये समिट रखा गया था। तो आप इसका ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पहला तो ये कहाँ हुआ था? 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ? रियो दी जेनेरियो। ब्राज़ील में भी रियो दी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। और किस पे बात करने के लिए हुआ था? डिस्कशन किस टॉपिक पे होनी थी? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि इसमें ना लोग तो आए होंगे, तो कौन से लोग आए? कोई भी आ गए? कोई भी तो नहीं आए होंगे, कुछ स्पेशल वन आए होंगे। तो जो हेड्स होते हैं ना, स्टेट्स के हेड, कंट्रीज़ के हेड्स, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर होते हैं, तो 100 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया था। 100 से भी ज़्यादा हेड्स ने इसे अटेंड किया था। फिर उसके बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल अर्थ समिट था। यानी ऐसा ग्रुप, इंटरनेशनल अर्थ ग्रुप, यानी पूरे विश्व के लोग उसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जो टॉप मोस्ट लीडर्स है वो इन्वॉल्व है इस ग्रुप में। एंड वो अर्थ के लिए, अर्थ के बेनिफिट्स के लिए ग्रुप बना के क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। आ जाते हैं फोर्थ वन पॉइंट ये है कि इसका रिजल्ट क्या आया था। दिस वन क्वेश्चन केम इन माय बोर्ड्स। ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में आया था। आया क्या था कि क्या 2 रिजल्ट थे रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट के? क्या 2 रिजल्ट थे? आई थिंक 1 मार्क्स का था। हाँ जी, 1 मार्क्स का था। तो फिर मैंने ये लिख दिया था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड वन एजेंडा 21। कि क्या रिजल्ट निकला? तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी फॉरेस्ट को लेकर कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स निकालेगा, कुछ सिद्धांत बनाएगा कि हाँ ये नहीं करना, वो नहीं करना। एंड सेकंड वन एजेंडा 21, एक एजेंडा बनाएगा, एजेंडा 21। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है कि एजेंडा 21 है क्या, व्हाट इज एजेंडा 21। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसे हैं। फिर सेकेंडली रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने आपको 4, इसको जोड़े तो 5, एंड अगर आप टोटल बनाना चाहें तो 5 से 6 पॉइंट बना लेंगे। 3 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आ जाता है एजेंडा 21 पे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रियो दी जेनेरियो के जस्ट नीचे लिखा है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो 2 रिजल्ट निकले थे रियो दी जेनेरियो के, उसमें से रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट के, तो उसमें से एक है। तो ये कब निकला था? 1992 में निकला था। कहाँ पर? UNCED में। ये यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वहीं पर बुक में ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि इसके एम्स क्या थे, यानी अगर ये निकाला गया तो इसका मेन लक्ष्य क्या था, क्या करना था इसके ज़रिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं एक हाई अचीवमेंट चाहिए थी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि जितनी भी गरीबी है, पॉवर्टी है, या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज, याद करिए मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है क्यों? इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स के कारण। तो जो इन्वायरमेंट डैमेज है और जो भी बीमारियां हैं उन सबको कॉम्बैट करें, यानी उन सबको रिड्यूस करना है, कम करना है। कैसे? ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए, यानी कोई एक इंसान नहीं करेगा, पूरे विश्व के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उन सब का इसमें क्या होगा? कोऑपरेशन होगा, सब मिला जुला कर करेंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ये तो एम हो गया, जो था एम था ही जो, लेकिन जो सबसे बड़ा एम था, द मेजर ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से द मेजर एम। तो मेजर एम क्या था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपना खुद का एजेंडा 21
ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि मुझे ना इस पूरे ब्लैक बोर्ड पे ये ब्लू कलर करना है, इस पूरे ब्लैक बोर्ड को ब्लू में कन्वर्ट कर देना है विद द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। तो मैं यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी, नीचे वाला जो कॉर्नर पॉइंट हो गया, फिर कह सकते हैं कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगी। धीरे धीरे, आई नो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आई थिंक 1 या 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे आराम से इस पूरे ब्लैक बोर्ड को ब्लू करने में। आपने क्या किया, क्या चुटकी में पूरा ब्लैक बोर्ड कन्वर्ट कर दिया ब्लू में? नहीं ना, पहले आपने छोटे से पॉइंट से स्टार्ट किया, छोटा छोटा कर करके आपने इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड जो कि वाइट कलर का था वो ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है कि पहले हम छोटे छोटे पॉइंट पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले टीचर्स कहते हैं ना कि आपका बेसिक कैसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस बनाते हैं, दैन जाके हम कहीं ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए यहाँ पर एजेंडा 21 का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट जो कि सबसे नीचे आता है, तो सबसे नीचे आता है, सबसे नीचे से अगर हम काम करेंगे, छोटे छोटे पैमाने पे काम करेंगे, तभी तो जाके बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। तो इसी वजह से इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी, अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 ड्रॉ करेगी। अब यहाँ पर एजेंडा 21 का समराइज कर देती हूँ। 1992 में एमर्ज हुआ था, यूएनसीडी ने किया था। एम्स क्या क्या थे मैंने बता ही दिया। इसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, विच आई ऑल्सो टोल्ड। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आपको गाने की ना एक गाना सुना देती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। लेट मी स्टार्ट। सबकी रोक है, टोक है, नोक है, झोंक है, बट दिल में फिर भी होप है ना। लाइफ थोड़ी हार्ड है, अंधों के कार्ड है, बट हम भी तो स्मार्ट है ना। माना कि इस दुनिया की हूँ ही नहीं मैं तो अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां एक एक मैं पूरी करा। हाँ, ज़िंदगी एक ही होती है, ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं, एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड। यू हैव टू जस्ट ठान लेना है आपको कि हाँ, मुझे अपनी एक एक ख्वाहिशें पूरी करनी है। अंडरस्टूड? ओके, आई होप आपका एंटरटेनमेंट हो गया होगा। अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ भारत हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स। एक्चुअली वहाँ पर इंडिया गिवन है, बट अब इंडिया कहाँ रहा, अब तो इंडिया भारत हो चुका है। तो भारत हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्स, यानी भारत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, एंड दिस वन टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि भारत के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज यानी जो चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो इसको एक्सप्लेन करिए। ये लाइन हो सकता है कि आपके पास डायरेक्ट उठ के आ जाए कि भाई ये जो लाइन है ना, जस्ट एक्सप्लेन इट। और क्वेश्चन ये बनता भी है कि इंडिया हैज़ इनॉर्मस, इंडिया बुक में लिखा है ना, तो इंडिया हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा कि हाँ भारत के पास बहुत रिसोर्सेज है। कुछ स्टेट्स का एग्जांपल दे दीजिएगा, लेकिन ऐसे स्टेट्स का एग्जांपल देना जहाँ पर एक रिसोर्स तो बहुत है और एक रिसोर्स बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, लद्दाख वैसे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। फिर राजस्थान, गुजरात, एंड देन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश का देखिए, तो अरुणाचल प्रदेश के पास ना वाटर रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, बट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटी देता है मेनली, जैसे रोड वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है, ये बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का है। अब बजाते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज, यानी अगर आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह देख लें, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, तो लद्दाख में तो नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बस बता रही थी। लद्दाख में कौन सा कल्चरल हेरिटेज है मुझे नहीं पता। आपको अगर वो क्यूरियोसिटी हो रही है कि विच वन कल्चरल हेरिटेज इज सिचुएटेड इन लद्दाख, देन यू कैन गूगल इट। तो कल्चरल हेरिटेज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की कमी है। यहाँ पर देखिए कुदरत का करिश्मा, यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो वहीं यहाँ पर पानी कम है। अब आ जाते हैं राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात में धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वेल कि राजस्थान और गुजरात में पानी कम होता है, सभी को पता है ये तो यहाँ पर क्या है कि वाटर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हो गया
फोर्थ पॉइंट कि ओवरऑल कुछ रीजन के पास ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो कुछ रीजन के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं, या फिर नहीं, सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट तो कुछ रीजन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो कुछ रीजन के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। और सेकंड पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि कुछ रीजन्स कुछ रिसोर्सेज में बहुत सफिशिएंट है, तो कुछ रिसोर्सेज में डेफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 जगह देखे, तो यहाँ पर हमने देखा एक रिसोर्स में तो ये बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत हाई लेवल हाई अचीवमेंट एक रिसोर्स में, वहीं दूसरे रिसोर्स में इनकी अचीवमेंट लो है। फिर आ जाते हैं हम 51 पॉइंट में कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स बहुत बहुत पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कोयला वगैरह हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह हो गया, तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर ये लाइन आपके पास उठ के आ जाती है कि हाँ इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, एक्सप्लेन इट, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, तो कहीं कम भी बता देंगे, तो आपका अगर 5 मार्कर होगा तो आपका वो कवर हो जाएगा। कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं कल्चरल हेरिटेज ज़्यादा है, कहीं पर विंड एंड सोलार एनर्जी ज़्यादा है, तो कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट टॉपिक, रिसोर्स प्लानिंग इन भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 5 मार्क्स में आ सकता है आपके यूटीज में। तो मैं यहाँ पर एक सुंदर सी परी बना देती हूँ, स्माइली ही बनाऊंगी, रुकिए, बहुत सुंदर वे में बनाऊंगी। लाल लाल गाल, ऐसे ब्लू ब्लू गाल है, लेकिन इमेजिन करिए कि लाल लाल गाल है। 2 चोटी, मुझे 2 चोटी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मीन्स ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आ सकता है आपके, किसमें, यूटीज में आ सकता है, प्री बोर्ड में किसी में भी आ सकता है, लेकिन 5 मार्क्स का चांस है, 5 मार्कर का चांस है। तो क्वेश्चन आएगा रिसोर्स प्लानिंग इन भारत। एक मिनट, देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है भारत में, व्हाट इज, या फिर भारत में रिसोर्स प्लानिंग की नीड क्यों है। या तो आ सकता है आपका व्हाट, या आ सकता है व्हाई, क्यों रिसोर्स प्लानिंग, या क्या होती है रिसोर्स प्लानिंग भारत में। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर कैसे होती है, क्या होती है, पूरा प्रोसेस बताना, तो इसमें 3 प्रोसेस रहते हैं। पहला प्रोसेस कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंशन ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को सबसे पहले तो आप पेड़ को ढूंढेंगे ना, कि आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे पेंसिल बनानी है, आप बैठे बैठे अपने बेड पर, अपने सोफे पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, एंड पेड़ आपके सामने जादू से प्रकट हो जाएगा। प्रकट तो नहीं होने वाला ना पेड़, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, आपको पेड़ के पास जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ जाएंगे, इन्वेंट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज़ को जिसको आपको रिसोर्स में कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, इन्वेंट करेंगे रिसोर्स को। जहाँ भी आर बना रही हूँ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हाँ दिस आर इंडिकेट्स रिसोर्स। तो यहाँ पर देखिए कि आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैप पूरा बनाएंगे कि भाई यहाँ यहाँ पर रिसोर्स है। फिर मेजर करेंगे कितने रिसोर्स है। अगर किसी जगह सिर्फ 4 पेड़ हैं एंड आपको कोई एक फैक्ट्री के लिए पेंसिल बनाना, तो आप उस 4 पेड़ से तो गुजारा नहीं करेंगे, आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आप मेजरमेंट भी करेंगे, मेज़र करने की चीज़ होगी। फिर उसकी क्वालिटी भी देखेंगे कि पेड़ अच्छा भी तो होना चाहिए, पेंसिल के लायक मजबूत भी तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेंसिल बन गई और हम लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट जैसे ही हमने फर्स्ट वर्ड लिखा, फर्स्ट लेटर लिखा, वो पेंसिल टूट गई। तो क्वालिटी, फिर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की कितनी बनानी है, क्वालिटी कैसी बनानी है, क्या क्वालिटी होगी, क्वांटिटी क्या होगी, कितने अमाउंट में बनानी है। दैट वाज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट आते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर, यानी हम पूरा प्लान बनाएंगे, ठीक है। पूरा प्लान बनाने के बाद भी कोई बड़े बड़े काम हो सकते हैं। अगर आपको 10th क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा कि इस महीने मुझे ये कंप्लीट करना है, आफ्टर दिस मंथ, इस मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ऐसे ऐसे करना है। तो आफ्टर अ परफेक्ट प्लानिंग ही आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। एक पहले बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, एंड तभी आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग स्ट्रक्चर इनरोड विद टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, आप गाने लिखेंगे, नहीं गाने नहीं लिखेंगे ना, टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी की बातें होंगी। फिर उसमें कैसी बातें होंगी, उसमें स्किल्स होंगी कि क्या क्या स्किल्स की नीड होगी उस रिसोर्स को कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको
पेंसिल बनानी है, आपको पेड़ काटने, तो आपको पेड़ काटने वाले की ज़रूरत होगी, किसी टीचर की तो ज़रूरत नहीं होगी ना, किसी एक्टर की तो ज़रूरत नहीं होगी। तो स्किल्स, टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, इंस्टीट्यूशन यानी ग्रुप पूरा कैसे बनेगा, ये हमारा था सेकेंड वन पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड वन पॉइंट में। थर्ड वन पॉइंट में क्या है कि जो भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसे हम नेशनल, राष्ट्रीय डेवलपमेंट यानी नेशनल डेवलपमेंट प्लान से क्या करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं। यानी हम मैच करेंगे कि जहाँ भी हम रिसोर्स को बना रहे हैं, जितना भी हम रिसोर्स बना रहे हैं, उसका लेवल क्या है। अगर हम पूरे राष्ट्र के रिसोर्स को देखें तो कि किस लेवल में जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो भी यूटीज़ वगैरह में मार्क्स आएंगे तो ऑब्वियसली आप उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे अपने बोर्ड के रिजल्ट से। यानी छोटे पैमाने पे जो मार्क्स आप उसे इतने बड़े पैमाने पे कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ उसी के अप्रोक्स आएंगे, आप मैचिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी आप रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर प्लान बनाने वाले थे, तो आप उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को किससे मैच करेंगे, पूरे राष्ट्र में जो डेवलपमेंट प्लान है उससे मैच करेंगे कि आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कहाँ कहाँ लाई करता है, राष्ट्र के एकदम इक्वल, उसके नीचे, बहुत नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्माइली बनाई है। आपको एक बात बताऊँ, आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है ना, नमक, वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है, बहुत रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी अगर पानी में पैर रखा हो, कभी नदी के किनारे गए हो, समुद्र के किनारे आपने पानी में पैर रखा हो, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। क्यों? क्योंकि उस पानी में ना बहुत सारा नमक है, एंड जो आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी या फिर आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी ना, उस नमक ने उसे बहुत रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आपको कभी बहुत एनर्जाइज्ड फील करना हो ना, तो एक काम करेगा, एक टब में पानी लीजिएगा, पानी में नमक डाल दीजिएगा 1 या 2 कटोरी, एंड फिर उसमें पैर रखिएगा, आपको बहुत कूल सा फील होगा। एंड एक मेलोडियस कोई सॉन्ग चला दीजिएगा अपने फ़ोन पे, बहुत आनंद आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्माइल, अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। हंसिए, स्माइल करिए, बिकॉज मैंने कहा है कि अगर स्टडी करनी है एक इफेक्टिव वे में, तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने से कुछ नहीं होता, बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट होते रहना चाहिए। एंड सेकंड बात बताऊं तो मैंने फर्स्ट बता दिया कि हंसना क्यों है, एंड सेकंड बिकॉज मैं दिगराज सर की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने अपनी 10th क्लास की जो SST है ना, वो दिगराज सर से ही पढ़ी है। एंड दिगराज सर का ये कह सकते हैं कि जैसे मैं बीच बीच में बोलती हूँ ना, वैसे वो भी बीच बीच में बोलते थे, मुस्कुराओ, पहले मुस्कुराओ। तो कहते हैं ना कि जो एक टीचर एक स्टूडेंट को सिखाता है, वो स्टूडेंट अगर इन फ्यूचर टीचर बनता है तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को तो वही सिखाएगा ना। सो दैट इज़ वाई हंसिए, मुस्कुराइए, एंड देन लेट्स गो अहेड, चलते हैं आगे। तो ये है आपका कि डेवलपमेंट, किसी भी एरिया में डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब वहाँ पर रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये 3 चीज़ें हों। अगर सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा तब भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये रहेंगे तब भी नहीं होगा। अब मैं आपको ईजिली आसान शब्दों में समझाती हूँ। आपको पता है एक चीज़, ये मैंने अभी आसान बोला ना, बहुत सारे लोग, मैंने गलती से बोला, बाकी मैं बोल सकती हूँ आसान, तो बहुत सारे लोग स की जगह श बोलते हैं, श की जगह स बोलते हैं। मेरी भी पहले आदत रहा करती थी, बट मैंने इस पर बहुत वर्क किया एंड सी द रिजल्ट नाउ कि इवेंचुअली मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही गया। तो अगर किसी चीज़ पर कायम रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको लास्ट में उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा रही थी कि लेट्स सपोज करिए कि वो पेड़ है, जो पेड़ हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो जो पेड़ है ना, अगर पेड़ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मैंने कुछ कदम ही नहीं उठाया, या फिर जिन भी लोगों को उसे पेंसिल में कन्वर्ट करना, उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया, तो क्या वो पेड़ पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन्स वगैरह चाहिए। अगर हमें बड़े पैमाने पे पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और इंस्टीट्यूशन चाहिए, नहीं बहुत सारे लोग चाहिए, पूरा ग्रुप चाहिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स है, यानी वो अगर सिर्फ और सिर्फ वो पेड़ रहेगा और ये दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट नहीं होगा। हाँ जी, तो मीन्स अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो रिसोर्स के साथ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन चाहिए ही चाहिए।
अब अगर आगे आपका क्वेश्चन कि क्यों डेवलपमेंट तभी क्यों होती है जब रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन सारी चीज़ें साथ में होती है, तो इसलिए आप कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा कि जैसे अफ्रीका के पास रिसोर्सेज आर फॉर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है लेकिन टेक्नोलॉजी कम है, जिसके कारण अफ्रीका की डेवलपमेंट नहीं हुई है। यानी रिसोर्सेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे पेड़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोगों को पेड़ से पेंसिल बनानी आती ही नहीं है। समझे आप? तो फिर यहाँ पर क्या है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी अफ्रीका में, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, दैट इज़ वाई इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहीं जापान देखिए, जापान में जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है लेकिन टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई जापान इज़ नाउ अ डेवलप्ड कंट्री। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट की कॉलोनियल्स, जो ब्रिटिशर्स आए थे 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, जो हमारे देश पर राज कर रखा था। तो आपको तो ये अच्छे से पता होगा कि उन्होंने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लिए, बहुत सारे। इंडिया को सोने की चिड़िया से कंगाल बना के चले गए वो ब्रिटिशर्स। लेकिन उन्होंने रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया? इतने सारे रिसोर्सेज का यूज़ तब भी तो किया होगा जब उनके पास टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन रहा होगा, तब भी तो वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कॉलोनियल्स ने भी ना, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, दैट इज़ वाई उन्होंने हमारे भारत के रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत ओवर यूज़ किया। सो दैट टॉपिक इज कम्प्लीटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। तो जैसे कोई भी टॉपिक है, तो कोई भी अगर टॉपिक है तो उस पर आपके आइडियाज़, मेरे आइडियाज़ अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, चिल्ड्रंस डे आ रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या करना चाहिए चिल्ड्रन डे को, सिर्फ आपसे स्पेशली पूछूं, आपके स्कूल, लाइक मैं आपके स्कूल प्रिंसिपल हूँ मान लीजिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या करना है चिल्ड्रंस डे पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग अलग सजेशन देंगे। फिर अगर मैं आपके फ्रेंड से पूछूं तो आपका फ्रेंड अलग सजेशन देगा। अगर मैं अपने सजेशन रखूँगी तो मेरे सजेशन आपसे अलग होंगे। यानी कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी अगर हम टॉपिक ले रहे हैं तो उस पर हम सबके पर्सपेक्टिव, हम सबकी सोच अलग अलग है। तो वैसे ही अगर हम बात करें रिसोर्स कंजर्वेशन की, हमने पढ़ा था ना रिसोर्स कंजर्वेशन ज़रूरी है, तो गांधी जी का क्या इस पर सजेशन था, गांधी जी क्या सोचते थे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाई आई हैव मेड दिस इमोजी हियर। मैंने यहाँ पर इसीलिए वाले इमोजी बनाया था। फर्स्ट तो कि उन्होंने ये बोला था, रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके उनकी ये सोच थी कि हर एक इंसान के लिए ना इनफ अमाउंट में रिसोर्स प्रेजेंट है। यानी जैसे होता है ना कि कुछ लोग नहीं खाते हैं, खाने के लिए तरसते हैं, तो इतना रिसोर्स है, इतना खाना है कि उन गरीब लोगों का भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन भर नहीं पाता है। भर नहीं पाता है क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं उनके अकॉर्डिंग कि हर एक इंसान के पास इनफ रिसोर्स है, लेकिन हमें किसी भी लालची इंसान के हाथों में रिसोर्स नहीं जाने देना है। यानी देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड, बट देयर इज नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी किसी के लालच के लिए रिसोर्स नहीं बना, रिसोर्स बना है ज़रूरत के लिए, ना कि किसी की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। किसी के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स बनता है, ना कि ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, उन्होंने क्या कहा था कि रिसोर्स इतने कम क्यों हो रहे हैं, रिसोर्स धीरे धीरे कम क्यों होते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतने कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वो पेंसिल वाला एग्जाम्पल बताया ना, हमने पेंसिल को बहुत ज़्यादा शार्प किया एंड इतनी नीड नहीं थी शार्प करने की, बट स्टिल हमने शार्प किया, बचपन में किया है, फिर अभी भी आप हो सकता है आप करते हो। तो फिर यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आप सिर्फ अपने लालच के कारण, आप नीड नहीं थी उतनी शार्प करने की, लेकिन आप कहीं ना कहीं या तो देखना चाहते थे, खेलना चाहते थे। लेकिन अगर हम देखें तो आप अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को कम करते जा रहे हैं। तो रिसोर्स डिप्लीशन का मेन कारण क्या है? लोगों की ग्रीड, जो ग्रीडी लोग हैं उसके कारण क्या हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। ये देखिए इमोजी जो एकदम इरिटेटिंग वाला फेस बना रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसकी चुटिया भी बनाई है, ये ऊपर बनाते ना, मैंने भी तो बना रखी है। एक मिनट, आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन बट वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। मीन्स मुझे ये इमोजी नहीं बनाना चाहिए था, मैंने अपनी इंसल्ट कर दिया आपके सामने, बट कोई बात नहीं। मेरे अकॉर्डिंग एक टीचर को ना बच्चों से ओपनली ही बात करनी चाहिए, एक अच्छा इंटरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज तभी टीचिंग में मज़ा आता है। एंड आई थिंक एक टीचर एंड स्टूडेंट का ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि अगर आप
गलत होंगे तो फिर मैं आपको बढ़ावा दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, हंसी मजाक अपनी जगह, स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह, दोनों ही बराबर मैनेज करके चलना है। आ जाते हैं थर्ड वन पॉइंट पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन बट वॉन्टेड प्रोडक्शन बाय मासेस। वो ये कहते थे हमेशा कि बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं बनाने। लाइक अगर मैं पेंसिल बना रही हूँ तो मैं ढेर सारी पेंसिल बना रही हूँ, बहुत सारी। अगर मुझे 500 लोगों तक पेंसिल पहुँचानी है तो मैं कम से कम 10,000 पेंसिल बना रही हूँ। अब आप ये बताइए, एक मंथ में अगर मैं 10,000 पेंसिल बना रही हूँ, मुझे सिर्फ 500 लोगों, वैसे लोग तो बहुत सारे होंगे लेकिन एक कंडीशन इमेजिन करिए, तो मैं 10,000 पेंसिल बना रही हूँ, तो 500 लोगों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा होगी ना। अगर एक बंदा महीने में 2 पेंसिल भी यूज़ कर रहा है तो 500 का डबल 1,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000। लेकिन मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को बना रही हूँ, यानी मैं मास प्रोडक्शन, मास यानी बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन यानी तो मास प्रोडक्शन मैं कर रही हूँ। तो गांधी जी इस मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। वो ये कहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस करो, यानी लोगों को देखो पहले वो कितने हैं संख्या में, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करो। 500 लोग हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 पेंसिल्स बनाओ। एक इंसान 2 पेंसिल से ज़्यादा थोड़ा यूज़ करेगा, और ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 1,500, 3 से ज़्यादा। तो वो हमेशा मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, एंड ही वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड ही वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। यहाँ पर देखिए, आई हैव रिटर्न ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन बट वांटेड, ये देखिए, बट वांटेड प्रोडक्शन बाय मासेस। ओके ओके, तो दिस वन टॉपिक इज कंप्लीटेड। Okay guys, this one topic will be the last topic of this वीडियो। ये पार्ट 1 होगा, एंड देन पार्ट 2 में मैं बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बिकॉज मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के पार्ट का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है। इतना छोटा सा चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा सा लेंदी है, बिकॉज इस नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी लैंड के बारे में, लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक, द लैंड पॉल्यूशन, सॉइल के बारे में, सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, फिर सॉइल कंजर्वेशन, एंड 5 या 6 सॉइल्स के जो नेम आपको गिवन है, लाइक एलिवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, तो इन सब के बारे में बताना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो ये इस पूरे वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, एंड इम्पॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं। हाँ, इस पर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये लाइन आ सकती है, बना लीजिए स्माइली, जब आ ही सकती है तो इम्पोर्टेंट ही हुआ। हाँ जी, तो इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्स को बचाने के लिए पूरे विश्व में क्या क्या एफर्ट्स लगाए, पूरे विश्व वाले लोगों ने, पूरे विश्व ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए। तो इसमें 4 पॉइंट्स है बेसिकली। 1968 डेट्स लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, 1968, 1974, 1987 एंड 1992। तो फर्स्ट पॉइंट जिसमें 1968 के बारे में गिवन है कि 1968 में क्या किया गया था, जो क्लब ऑफ रोम है ना, उसने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बताया था, एडवोकेट किया था, एंड फर्स्ट टाइम किसी भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, रिसोर्स कंजर्वेशन का टॉपिक उठाया था। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते थे, ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते थे, सबमिट होते थे कि अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस करें, लेकिन रिसोर्स कंजर्वेशन का पहला टॉपिक किसने उठाया, क्लब ऑफ रोम ने उठाया। कब उठाया, 1968 को उठाया। फिर 1974 सेकेंड वन पॉइंट कि स्क्यू मेकर। अब आप ये मैं 2-3 साल पहले अगर ये पढ़ रही होती ना तो मैं पढ़ती, पता है क्या, सचू मेचर बेटा, स्क्यू मेकर ही होगा, स्क्यू मैचर होना चाहिए, आप इसे एक बार सर्च कर लीजिएगा। स्क्यू मैचर ने क्या प्रेजेंट किया, गांधीयन फिलोसफी, जो गांधी जी की हमने फिलोसफी पढ़ी थी ना कि उनके अकॉर्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, तो उस फिलोसफी को स्क्यू मैचर ने 1974 में रिप्रेजेंट किया था अपनी बुक में, विच इज नेम्ड एज स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कम ही प्रोड्यूस करो। मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, प्रोडक्शन बाय मास चाहते थे, यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। अगर कोई चीज़ कम अमाउंट में रहती है ना तभी वो अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइक मेरी फ्रेंड है, कुरकुरे खा रही है, तो उस वक्त पता है वो मुझे 2 कुरकुरे देगी तो वो मुझे 2 कुरकुरे बहुत टेस्टी लगेंगे, लेकिन जब मैं खुद कुरकुरे खरीद कर लाऊंगी ना तो फिर वही मुझे 3 या 4 खाने के बाद ही ना मेरा मन उपसा जाएगा। तो वही होता है ना, जब चीज़ कम होती है तो वो हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, जब चीज़ बहुत ज़्यादा दिखने लगती है ना तो हमें ऑटोमेटिकली उससे कहते हैं ना, मन हमारा उबने लगता है। तो स्मॉल इज ब्यूटिफुल, दिस बुक was written by Skew Major, in which he presented Gandhian philosophy.
अब आ जाते हैं थर्ड वन पॉइंट कि 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी एंड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट में क्या किया गया, इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड फिर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इस रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो वो एक बुक में फिर जाके पब्लिश हुई, दैट वाज नेम एज आवर कॉमन फ्यूचर। यानी हम सबका भविष्य कहीं ना कहीं सेम है। अगर पानी खत्म हो जाएगा तो हमारी अभी पानी खत्म हो गया तो ऑब्वियसली हम सब क्या होंगे, पानी की कमी से मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। पानी के बिना ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंसान 2-3 दिन जी सकता है, उससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक कोई जी सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं। तो आर कॉमन फ्यूचर जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस कंसेप्ट को पहले किस चीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया, रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। फोर्थ वन पॉइंट तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि 1992 में रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट दिख रहा है, अर्थ समिट हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था इन 1992। सो दिस वन टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड मैं वीडियो को अब एंड करने जा रही हूँ। लास्ट में भी यही बोलूँगी, स्माइल, हंसते रहिए और दूसरों की हंसी का कारण भी बनिए। ओके बाय, थैंक यू।